जांच में लगाया गया। हत्यारों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। करीब 600 मोबाइल नंबर और इलाके में लगे 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसके बाद पुलिस ऋतुराज तक पहुंची, जिसने रोड रेस की इस घटना की वजह से हत्या करने की बात कबूली। सौभाग्य की एक बात यह है कि रोड रेस में मारपीट और हत्या की घटनाएं कई शहरों में पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन ये शायद पहली बार है जब सड़क पर गाड़ियों की टक्कर के बाद मारपीट का बदला लेने के लिए आरोपी ने 1.5 महीने तक तैयारी की थी। पटना पुलिस के मुताबिक इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश को आरोपी जानता तक नहीं था। आरोपी मोटरसाइकिल चोर बताया जा रहा है। नवंबर में उसकी मोटरसाइकिल की टक्कर रुपेश सिंह की कार से हो गई थी और तभी से वो रुपेश की हत्या की साजिश में जुटा था। अफगानिस्तान के कंधार से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां हमले के लिए जा रहे 4 तालिबान आतंकियों को कार समेत उड़ा दिया गया। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का वीडियो अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया, जिसमें दिखा कि पहाड़ी रास्तों से गुजर रही एक कार में जोरदार धमाका हुआ। इससे पहले कार के बगल में भी बम बरसाया गया, जिससे वहां से धुएं का गुब्बार उठता दिखा। लेकिन जब कार में ब्लास्ट हुआ तो उससे आग की लपटें भी उठी। दावा किया गया कि इस कार में तालिबान के 4 आत्मघाती आतंकी थे, जो आम लोगों को निशाना बनाने के लिए निकले थे। बिहार में विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक आदेश पर घमासान हो गया। बिहार सरकार के विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक आदेश पर विवाद खड़ा हो गया। इस आदेश में प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने या उसमें शामिल होने वालों को सरकारी नौकरी और सरकारी ठेका नहीं देने का जिक्र है। इसमें क्या गलत है? कोई क्रिमिनल एक्ट में कोई व्यक्ति शामिल रहेगा तो सरकारी सेवा में रखा जाए। वहीं आरजेडी ने सरकार के इस फैसले पर कड़ा एतराज जताया और इस आदेश को लोकतंत्र के लिए खतरा बता दिया। कहा जा रहा है कि सरकार का अगर आप विरोध करते हैं, वैसी हालत में आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सीधे आप चेतावनी दे रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक 14 फरवरी को दिल्ली में होगी। इसकी अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। हरियाणा के चरखी दादरी में समसपुर गांव के कई लोगों ने बीजेपी और जननायक जनता पार्टी का बहिष्कार किया। वहां बोर्ड लगाकर ऐलान किया गया कि नेताओं को गांव में नहीं आने दिया जाएगा। दावा है कि किसान आंदोलन पर फोगाट खाप ने कुछ दिन पहले एक पंचायत की थी, जिसमें लोगों से ऐसा करने को कहा गया था। हरियाणा में बीजेपी और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी सत्ता में है। हमने ये बोर्ड इसलिए लगवाए हैं ताकि वो गाँव के अंदर घुसकर अपनी बेइज्जती न करवाएं। श्रीलंका क्रिकेट टीम के मुख्य कोच मिकी ऑर्थर और एक खिलाड़ी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। बेंगलुरु में शुरू हुए एरो इंडिया 2021 की शुरुआत करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि भारत सेनाओं के आधुनिकीकरण पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। कोरोना संकट के बावजूद बेंगलुरु में शो की शुरुआत शानदार रही और आसमान में देश की सेनाओं का दम दुनिया ने देखा। भारतीय सेना का सबसे बड़ा और दमदार विमान C-17 ग्लोबमास्टर 2 सुखोई विमानों के साथ विजय फॉर्मेशन में फ्लाइट पास करता हुआ दिखा। थोड़ी देर में सुखोई और जैगुआर विमानों के दस्ते का कमाल भी नजर आया। पूरी तरह भारत में बने लाइट एयरक्राफ्ट तेजस ने भी आसमान में शानदार करतब दिखाए। एयर शो में पहली बार रफाल विमानों का दस्ता भी शामिल हुआ। 3 रफाल एक साथ हवा से बात करते हुए दिखे। 3 सुखोई विमानों का एक दस्ता भी त्रिशूल की आकृति बनाता हुआ आसमान में दिखा, जिसमें तीनों सुखोई अलग अलग दिशाओं में आसमान में उड़ गए। एयर शो की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सेना को ताकतवर बनाने का दावा किया। अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान, we plan to spend $130 billion on military modernization in the next 7 to 8 years. कोरोना संकट के कारण इस बार एयर शो कुछ पाबंदियों के साथ किया गया, लेकिन इसके बावजूद एविएशन और डिफेंस से जुड़ी दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के अधिकारी एयर शो में शामिल हुए। यहाँ पे काफ़ी कुछ रोमांचक देखने को मिलेगा हमको। सबसे बड़ी जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, डिफेंस के, एविएशन के, सभी यहाँ पे मौजूद है। एयर शो का सबसे बड़ा आकर्षण रहा सारंग हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण विमानों का दस्ता। दोनों टीमों ने मिलकर आसमान में रंग भर दिए, तालमेल और साहस का बेहतरीन संगम दिखाया। कभी इस टीम ने तेजस विमान की आकृति बना ली, कभी विमान एक लकीर में चलते दिखे, तो कभी कलाबाजी खाते हुए दिखे, कभी दो की टीम में चलते हुए एक दूसरे का रास्ता काटते हुए निकल गए, तो कभी अलग अलग दिशाओं से आते हुए ऐसा ही करतब करके दिखाया।
इस बीच इसी कार्यक्रम के दौरान पूरी तरह भारत में बने तेजस विमानों को खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी औपचारिकताएं भी पूरी हो गईं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट की औपचारिकताएं पूरी की गईं। नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत सेना को अगले 8 सालों में 83 नए तेजस विमान मिलेंगे, जिस पर सरकार कुल मिलाकर 48,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सौदे के तहत अगले 36 महीनों में पहला तेजस फाइटर जेट एयरफोर्स को मिलेगा। तेजस चौथी पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें हवा में ईंधन भरने की क्षमता है। तेजस के जरिए हवा से हवा में और हवा से जमीन पर भी मार किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, किसी भी रडार को चकमा देने में तेजस काबिले तारीफ है। बड़ी बात यह है कि किसी भी न्यूक्लियर हथियार को भी तेजस अपने साथ ले जा सकता है। इस सौदे को पिछले महीने की कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। भारतीय वायुसेना के साथ पहले से 40 तेजस विमानों का एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। सौभाग्य की एक बात यह है कि एरो इंडिया शो का ये 25वां साल है, जिसमें अमेरिका, रूस, जापान समेत दुनिया की 14 देशों की कंपनियां अपने आधुनिक लड़ाकू विमानों और वायुसेना से जुड़ी नई तकनीकी की नुमाइश करने वाली हैं। एरो इंडिया शो 5 फरवरी तक चलेगा और रोज सुबह शाम 2-2 घंटे लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर आसमान में अपना दम दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के देवास में एक सरकारी अस्पताल में सफाई कर्मचारियों और उनके इंचार्ज के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों ने वहां जमकर तोड़फोड़ की। बताया गया कि अस्पताल की साफ सफाई और उनकी अटेंडेंस के मुद्दे पर हो रही बातचीत विवाद में बदल गई। कुछ देर बाद उसने इतना रौद्र रूप ले लिया कि उस अस्पताल के सफाई कर्मचारी तोड़फोड़ पर उतारू हो गए। उन्होंने कई वार्ड के खिड़की और दरवाजे के शीशे तोड़ दिए, जिसके बाद वहां फर्श पर शीशे के कई टुकड़े बिखरे मिले। अस्पताल में हंगामे की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और इस मामले की छानबीन में जुट गई। किसानों की मदद और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार ने गोबर धन पोर्टल की शुरुआत की, जिस पर गोबर धन योजना से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध होंगी। मतलब ये कि अगर किसी किसान को बायोगैस, गैस या इथेनॉल के उत्पादन से जुड़ी जानकारी चाहिए तो वो इस पोर्टल पर जाकर जानकारी ले सकता है। इसके अलावा बायोगैस प्लांट से जुड़े लोन या फिर किसी भी तरह की आर्थिक सहायता की जानकारी इस पोर्टल में मिल जाएगी। और दावा किया गया कि इस योजना से अगले 5 सालों में किसानों को 1 लाख करोड़ की आमदनी होगी। केंद्र सरकार ने 2018 में गोबर धन योजना शुरू की थी, जिसका मकसद किसानों से गोबर और दूसरी चीजें खरीदकर उनकी आमदनी बढ़ाना है। पोर्टल के माध्यम से एक ट्रांसपेरेंसी जो भी काम कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी रहे, पूरा देश उसको साक्षात रूप में देख सके कि किस स्तर पर प्रगति हो रही है। अमेरिका के फ्लोरिडा में हुई गोलाबारी में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के 2 एजेंट मारे गए, जबकि 3 घायल हुए। FBI की टीम वहां बच्चों के खिलाफ हो रहे हिंसक अपराधों से जुड़े एक मामले की जांच के लिए पहुंची थी। तभी अचानक उन पर एक घर के अंदर से फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें 2 FBI एजेंट की मौत हो गई। इस घटना के तुरंत बाद वहां की पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। मौके पर बख्तरबंद गाड़ियां पहुंच गईं। गोलीबारी वाली जगह पर सिर्फ पुलिस की गाड़ियां और जांच एजेंसियों की टीम के लोग ही नजर आए। यही नहीं, आसमान से नजर बनाए रखने के लिए वहां एक हेलीकॉप्टर को भी बुला लिया गया। एहतियात के तौर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और कई एम्बुलेंस को भी घटना वाली जगह पर तैनात कर दिया गया। छानबीन के लिए इलाके के सभी रास्ते बंद कर दिए गए। इस दौरान फायरिंग में मारे गए दोनों एजेंट्स को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पुलिस वालों ने उन्हें सलामी देकर श्रद्धांजलि दी। सौभाग्य की एक बात यह कि अमेरिका में ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाकर उनसे देह व्यापार या बंधुआ मजदूरी कराते हैं। बताया गया कि ऐसे ही गिरोह की जांच करने के लिए FBI की टीम एक रिहायशी परिसर में पहुंची थी, जहां अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। अमेरिका में 13 साल में ये पहली घटना है जिसमें आपराधिक गिरोह के साथ मुठभेड़ में FBI के 2 एजेंट की जान चली गई। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में एक संदिग्ध आरोपी भी मारा गया है। बिहार के रोहतास से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए रखे पाइप में अचानक आग लग गई, जिसके बाद उसमें से डरा देने वाली ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग से निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में छा गया, जिसे देख आसपास के लोग बेखौफ हो गए और वहां मौजूद कुछ लोग आग से पाइप के बंडलों को बचाते नजर आए। बताया गया पाइप में किसी ने जानबूझकर ये आग लगाई थी। अयोध्या की अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा। अयोध्या की अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा और 26 मार्च को पेश होने का आदेश दिया। राहुल पर राफेल मामले में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादास्पद बयान देने का आरोप है और इसी मामले में अदालत में एक याचिका दाखिल की गई थी।
गृह मंत्रालय ने राज्यसभा को रोहिंग्या शरणार्थियों की जानकारी दी और बताया कि अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्यों को देश से निकालने की प्रक्रिया जारी है। केंद्र का कहना है कि इस बारे में सभी राज्यों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी के कानपुर में एक लड़की ने उसे बंधक बनाकर रेप करने का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी करने वाले आम आदमी पार्टी के तीनों सांसदों को सभापति ने एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। उन्हें सदन से बाहर भेज दिया। Please, marshals, help them to leave the house. Help them to leave the house. लेकिन बाहर आने के बाद भी आम आदमी पार्टी के सांसदों ने इस मामले पर सरकार को घेरना जारी रखा। हिटलर भी फेल है, ऐसी सरकार है ये। सबसे पहले सदन के अंदर किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो, जिसके जवाब में बीजेपी ने उन्हें खरी खरी सुना दी। इनका जो व्यवहार है ना, इनको तो परमानेंट निलंबित कर देना चाहिए। किसान आंदोलन और कृषि सुधार कानूनों पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का समय बढ़ा दिया गया। विपक्ष के साथ इस मुद्दे पर गतिरोध खत्म होने के बाद सरकार ने सदन में ये प्रस्ताव रखा। Arrived at a consensus with the other leaders, we can allot more time with your permission for this particular motion. जिसके बाद कांग्रेस ने सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम सब की मांग मांगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए एक मोबाइल फोन कारोबारी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी एक तस्वीर में दिखा कि जैसे ही वो आदमी खाना खाकर रेस्टोरेंट से बाहर आया, दो लोग उस पर टूट पड़े। पिट रहा आदमी नीचे गिर गया, जिसके बाद दोनों आरोपी उस पर घूंसे बरसाने लगे। थोड़ी देर बाद एक आरोपी उसे घसीटते हुए आगे ले जाने लगा, जबकि दूसरा आदमी उसे पीटता रहा। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोग बीच बचाव के लिए आगे आए और मारपीट कर रहे दोनों लोगों को वहां से ले गए। बाकायदा रिकॉर्डिंग है, मुझे जान से मारने की इस लड़के ने मुझे धमकी दे रखी है। थोड़ी देर बाद एक आदमी आरोपियों को पीटने के लिए वहां एक मोटा डंडा लेकर पहुंचा, जो पिट रहे कारोबारी का साथी था। हालांकि तब तक आरोपी वहां से चले गए। ये दो मोबाइल शॉप ओनर हैं, जिनके बीच ये मारपीट की घटना घटित की जा रही है। दावा किया गया कि ये पूरा विवाद आपसी रंजिश का है, जिसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी। सौभाग्य की एक बात यह है कि जिसने हमला किया और जिस पर हमला हुआ, वो दोनों मोबाइल फोन बेचने का बिजनेस करते हैं। बताया गया दोनों की दुकानें भी आसपास हैं। इनके बीच कारोबार और व्यापार संघ के चुनाव को लेकर पहले से रंजिश थी। पीड़ित कारोबारी ने आरोप लगाया कि पहले भी उस पर हमला हुआ था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर पथराव से बचने के लिए जाल तैयार किए जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुए तांडव के बाद पुलिस अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती और इसलिए वो राजधानी की सीमाओं पर सुरक्षा का दायरा बढ़ा रही है, जिसमें कीलों और सीमेंट के पिलर के बाद बड़े बड़े जाल भी शामिल किए गए। टिकरी बॉर्डर पर पत्थरबाजी से बचने के लिए पुलिस करीब 100 फुट लंबे और 10 फुट ऊंचे जाल तैयार करवा रही है, जिन्हें सीमेंट के पिलर पर लगाया जाएगा। इस नेट को यहाँ पर लगाया जाएगा। ये आप देखिए किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो बैरिकेड्स बनाए गए हैं, जो सीमेंटेड बैरिकेड्स बनाए गए हैं सड़क खोदकर, उनके ऊपर इसे बताया जा रहा है लगाया जाएगा। इन पिलर पर पहले ही कंटीले तार लगाए गए हैं, जिनके आगे सड़क पर कीलों का जाल बिछाया गया। वहां बड़ी तादाद में पुलिस वाले भी तैनात हैं। यही नहीं, वहां 8 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है, यानी कि अगर आंदोलन में शामिल किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे तो उन्हें पुलिस के इन कड़े इंतजामों वाले चक्रव्यूह को भेदना होगा। वहीं सीमा पर पुलिस की तैयारियों के बीच किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार ने संसद में जवाब दिया और ये साफ कर दिया कि आंदोलन करने वाले किसानों के खिलाफ जांच एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। साथ ही गृह मंत्रालय की और दो टूके कहा कि किसान आंदोलन का समर्थन करने वालों को एनआईए और ईडी की तरफ से कोई समन नहीं भेजा गया। ये जवाब उस सवाल पर दिया गया जिसमें पूछा गया था कि क्या एनआईए और ईडी ने 40 ऐसे लोगों को समन भेजा है जो आंदोलन का साथ दे रहे थे, लेकिन सरकार ने बताया कि ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि वो किसानों से बातचीत करना चाहती है और अब तक दोनों पक्षों में 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। और यही नहीं, अपने जवाब में गृह मंत्रालय ने दिल्ली की सीमा पर आंदोलन की वजह से आम लोगों को होने वाली दिक्कतों का भी जिक्र किया, क्योंकि इससे राजधानी और दूसरे राज्यों के लोग परेशान हो रहे हैं। अपने जवाब में सरकार ने आंदोलन से होने वाले आर्थिक नुकसान के बारे में भी बताया। किसान आंदोलन की मंशा को लेकर सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। यही वजह है कि संसद में भी सरकार ने यही कहा है कि जो भी पूरी कार्रवाई हो रही है वह तथ्यों के आधार पर हो रही है, न कि
किसी खास मंशा और नियत से। सौबात की एक बात यह है कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हिंसा के बाद टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान और आसपास रहने वाले गांव के लोग आमने सामने आ गए थे। उनके बीच जमकर पत्थरबाजी भी हुई थी। कोरोना संकट के दौरान जब हरियाणा की सीमा बंद की गई थी तब भी टिकरी बॉर्डर पर पत्थरबाजी हुई थी। इसलिए पुलिस ने एहतियात के तौर पर अब टिकरी बॉर्डर पर जाल लगाने का फैसला किया। नेपाल के ललितपुर में कुछ छात्रों ने एक मंत्री की गाड़ी रोककर उसके आगे जमकर प्रदर्शन किया। विपक्षी पार्टी की छात्र इकाई की ये कार्यकर्ता वहां संसद के भंग किए जाने से खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। इसी बीच उन्हें वहां से एक मंत्री की गाड़ी गुजरती दिख गई, जिसके बाद तो कई कार्यकर्ता गाड़ी के सामने ही पहुंच गए और मंत्री को काला झंडा दिखाने लगे। इन छात्रों ने गाड़ी के सामने ही जमकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों के प्रदर्शन की वजह से मंत्री की कार तो फंसी ही, दूसरी गाड़ियां भी सड़क पर ही खड़ी हो गईं। जल्द ही वहां लंबा जाम लग गया। हालात बिगड़ता देख आनंद फानन में पुलिस की टीम वहां पहुंची और छात्रों को खदेड़ने की कोशिश शुरू हुई। कईयों को तो वहां से घसीटकर पीछे हटाना पड़ा। सौबात की एक बात यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 20 दिसंबर को संसद भंग करके 6 महीने में चुनाव कराने का ऐलान किया। तभी से वहां विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहां ओली समर्थकों के अलावा सभी विपक्षी दलों का दावा है कि संसद भंग करने का फैसला नेपाल के संविधान के खिलाफ है। इस फैसले को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई। नेपाल के विपक्षी दल अब ये आरोप भी लगा रहे हैं कि ओली धर्मनिरपेक्ष संविधान को खत्म करके नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में जुटे। भारत में बनी कोरोना वैक्सीन की खेप बाकी कई देशों की तरह दक्षिण अफ्रीका भी पहुंच गई, जिस पर इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने भारत की तारीफ की। भारत ने वैक्सीन की खेप दक्षिण अफ्रीका पहुंचने की जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ट्वीट के जरिए दी और इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने भारत को अपना प्रिय देश बताया और लिखा कि भारत की उदारता और दया हर दिन बढ़ती जा रही है। केविन पीटरसन के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका आभार जताया और भरोसा दिया कि कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में पूरी दुनिया के लिए भारत अहम रोल निभा रहा है और आगे भी इसी तरह अपनी भूमिका निभाता रहेगा। मुंबई के नगर निगम ने 39,000 करोड़ का बजट पेश किया। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने करीब 39,000 करोड़ का बजट पेश किया। इसमें 4,728 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे। इस बजट में रिहायशी इलाकों में शर्तों के साथ प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जाएगी। मुंबई महानगर पालिका के सौजन्य से सुविधाएं देना ये हमारा काम है और हम देने का वो काम कर रहे हैं। मुंबई के नगर निगम बीएमसी के डिप्टी कमिश्नर रमेश पवार ने गलती से पानी की जगह सैनिटाइजर मुंह में डाल दिया। उनसे ये गलती बीएमसी का शिक्षा बजट पेश करने के दौरान हुई। हालांकि गलती का एहसास होते ही उन्होंने सैनिटाइजर थूक दिया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। राहुल गांधी के एक ट्वीट पर बीजेपी भड़क गई। राहुल ने ट्विटर पर लिखा कि इतने तानाशाहों के नाम म से ही क्यों शुरू होते हैं। इस ट्वीट में उन्होंने मुशर्रफ और मुसोलिनी जैसे कुछ तानाशाहों के नाम भी लिखे, जिस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महात्मा गांधी का नाम लेते हुए उनको करारा जवाब दिया। मनमोहन सिंह का नाम भी एम से शुरू होता है। हमारे राष्ट्रपिता एम फॉर महात्मा, एम से डिक्टेटर होता है। क्या महात्मा गांधी को डिक्टेटर कहना चाहते हैं? मेजबान बांग्लादेश ने पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले दिन 5 विकेट पर 242 रन बना लिए। उत्तर प्रदेश के बलिया से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक कॉलेज के प्रबंधक ने सरकारी दफ्तर में घुसकर कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट की और ये बताया गया कि नकल कराते हुए पकड़े जाने के बाद कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। लेकिन इससे कॉलेज का प्रबंधक बुरी तरह भड़क गया और उसने DIOS यानी जिला विद्यालय निरीक्षक के दफ्तर में बैठने वाले कर्मचारी की जमकर पिटाई कर डाली। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो प्रबंधक दफ्तर के अंदर मेज पर बैठा नजर आया। पहले तो वो सामने बैठे उस कर्मचारी से बहस करता रहा, लेकिन फिर अचानक ही उसने उसे लातों से मारना शुरू कर दिया। कर्मचारी के विरोध करने पर तो उसका गुस्सा और भड़क उठा और उसने उसकी बुरी तरह पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान दफ्तर में कुछ और लोग भी मौजूद थे, लेकिन कोई भी अपने साथी को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि बाद में कुछ लोगों के बीच बचाव के बाद उस प्रबंधक ने कर्मचारी को छोड़ा और आराम से बाहर निकल गया। सौबात की एक बात यह है कि पुलिस ने मारपीट करने वाले प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि आरोपी जिस इंटर कॉलेज का प्रबंधक है, वहां पिछले साल बोर्ड परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर नकल की शिकायत के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय ने सख्त कार्रवाई की थी। उसी खुंदक में प्रबंधक ने वहां जाकर कर्मचारी को बुरी तरह पीटा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में इंडस्ट्रियल पार्क में धमाका हो गया।
जिसमें 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए। बताया गया कि धमाके के बाद निकली लपटें आसपास मौजूद घास को जलाने लगी, लेकिन खतरा भांपते हुए फायर ब्रिगेड ने तेजी दिखाई और लपटों को तुरंत शांत कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें घास के छोटे छोटे टीले धुएं में लिपटे नजर आए। हालात काबू में करने के लिए वहां दमकल की कई गाड़ियां और कर्मचारी मौजूद थे, जिन्होंने आग को फैलने नहीं दिया। हालांकि यह हादसा कैसे हुआ, इसकी वजह अभी सामने नहीं आई। किसान आंदोलन पर विदेशी हस्तियों के ट्वीट पर गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। इस मुद्दे पर उन्होंने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन के बहाने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कोई प्रोपेगेंडा देश की एकता को कम नहीं कर सकता और न ही उसे नई ऊंचाई हासिल करने से रोक सकता है, क्योंकि देश के विकास के लिए हर नागरिक एक साथ मिलकर काम कर रहा है। गृह मंत्री ने इस ट्वीट से अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना समेत उन सभी विदेशी हस्तियों को कड़ा संदेश दिया जो भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को गोली लग गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि दूसरा बदमाश भागने में कामयाब हो गया। हालांकि पुलिस फरार हुए बदमाश को अभी तलाश रही है। घटना ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना इलाके से है। पुलिस का दावा है कि चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों को रोकने का इशारा किया तो उन्होंने बाइक रोकने की बजाय भागने की कोशिश की। पुलिस की एक दूसरी टीम ने बदमाशों को जब घेर लिया तो दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई। घटना में सौमीन नाम के बदमाश के पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दावा किया जा रहा है कि दोनों बदमाशों पर लूट, हत्या और डकैती के दर्जनों मुकदमे पहले से दर्ज है। दोनों बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। काउंटर एक्सचेंज में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, एक बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया है। कॉम्बिंग की जा रही है। जिस बदमाश के पैर में गोली लगी है उसे हॉस्पिटल भेजा गया है। उसका नाम सौमीन है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की और बुलडोजर चलाकर उनके अवैध आशियानों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। वहां रहने वाले कई लोगों ने अपने परिवार के साथ मिलकर इसका विरोध शुरू कर दिया। इनका आरोप है कि इस कार्रवाई से पहले उन्हें किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया, जबकि वो कई सालों से उस जगह पर रह रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने यह साफ किया कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने से पहले वहां रहने वाले लोगों को अवैध कब्जा हटाने के लिए कहा गया था। लेकिन इसके बाद भी जब लोग नहीं माने तो खुदाई करने वाली मशीन की मदद से अवैध कब्जों को हटा दिया गया। यहाँ 7 साल से मैं दुकान कर रही थी, उस टाइम उन लोग कुछ नहीं बोले, तो अभी आके उन लोग पूरा दुकान तोड़ के खत्म कर दिए हैं मेरा। बताइए मैं गरीब आदमी में कहाँ जाऊँ। निश्चित तौर पे अवैध कब्जा है सरासर, तो उस पर कार्रवाई की गई है और निगम के संज्ञान में आया तो उन्हें समझाइश के बाद में ये कार्रवाई की गई। अजिंक्य रहाणे ने विराट की वापसी पर खुशी जताई। अजिंक्य रहाणे ने विराट कोहली की टीम में वापसी पर खुशी जताई और बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो इंग्लैंड के खिलाफ मैच में कप्तान कोहली की मदद भी करेंगे। My job is to take a back seat and try and help Virat. ड्रग मामले की जांच कर रही एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त ऋषिकेश पवार को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद मुंबई की किला कोर्ट ने ऋषिकेश पवार को 5 दिन की एनसीबी की हिरासत में भेज दिया। लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। टीम इंडिया के क्रिकेटर जयदेव उनादकट ने अपनी मंगेतर रिनी के साथ शादी कर ली। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। शादी का ये कार्यक्रम गुजरात के आणंद में हुआ। मौसम विभाग ने संभावना जताई कि दिल्ली में सुबह बारिश और ओले गिर सकते हैं। मौसम में ऐसा बदलाव 2 दिन तक जारी रहेगा और इससे तापमान में भी थोड़ी गिरावट आएगी। अभी दिल्ली के मौसम में हल्की सी गर्माहट महसूस की जा रही है। दिल्ली के कादीपुर इलाके से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 2 बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर एक दुकानदार को धमकाया। दोनों बदमाश पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे, जिसमें एक के चेहरे पर मास्क लगा था और दूसरे ने शॉल से खुद को ढका हुआ था। दोनों बदमाशों ने कुछ देर तक खड़े होकर दुकान के मालिक से बात की और फिर जिस बदमाश ने शॉल ओढ़ा था उसने पिस्तौल निकालकर दुकानदार पर तान दी। धमकी देकर वो वहां से निकल गया, लेकिन फिर तुरंत लौटा और इस बार पिस्तौल के साथ वो बदमाश दुकानदार से उलझ गया। दोनों के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। आरोप है कि उस बदमाश ने इलाके में फायरिंग भी की, जिससे वहां दहशत मच गई। जिस दुकानदार ने धमकाया गया उसने आरोप ही लगाया कि दोनों बदमाश अवैध वसूली करने के मकसद से वहां पहुंचे थे।
तुर्की के इस्तांबुल की एक नामी यूनिवर्सिटी में रेक्टर की नियुक्ति पर शुरू हुआ बवाल 1 महीने बाद भी जारी है। आरोप है कि तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने खास आदमी को रेक्टर बनाया ताकि उसके जरिए सरकार यूनिवर्सिटी पर अपना दबदबा बना सके। यही वजह है कि यूनिवर्सिटी के छात्र और स्टाफ बगावत पर उतारू हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सामने आई तस्वीरों में छात्रों पर काबू पाने के लिए पुलिस उन पर अंधाधुंध आंसू गैस के गोले दागते नजर आई, मगर फिर भी छात्र पीछे नहीं हटे। वो बैनर लेकर नारे लगाकर अपनी मांग उठाते रहे। इसके बाद पुलिस का सब्र भी जवाब दे गया और उसने प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ शुरू कर दी। 250 से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया। छात्र और यूनिवर्सिटी के स्टाफ की मांग है कि रेक्टर इस्तीफा दे, लेकिन रेक्टर पीछे हटने को तैयार नहीं। इस मामले के जल्द खत्म होने के आसार भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को आतंकवादी कह दिया और उनसे सख्ती से निपटने का ऐलान किया। Zira siz öğrenci misiniz? Siz talebe misiniz? Yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz? दिल्ली में सीए के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान जामिया यूनिवर्सिटी में पुलिस की कार्रवाई को साकेत कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि साकेत कोर्ट ने कार्रवाई में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की इजाजत नहीं दी। जामिया यूनिवर्सिटी ने इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और पुलिस के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन साकेत कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद जामिया यूनिवर्सिटी की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप पुलिस की ड्यूटी का हिस्सा है। मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अपनी सफाई में यह भी कहा कि कानून व्यवस्था कायम करने के लिए मजबूरन उसे यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल होना पड़ा था। यूपी में आजादी के आंदोलन से जुड़ी चौरी चौरा की घटना के 100 साल पूरे होने का मौका महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। कल प्रधानमंत्री यूपी के गोरखपुर में हो रहे एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस उत्सव की शुरुआत करेंगे। इससे पहले यूपी सरकार ने एक वीडियो जारी कर लोगों को चौरी चौरा की घटना की अहमियत बताई। 1922 में भारत मां के सपूतों ने गोरखपुर के ही चौरी चौरा के जन आंदोलन की चिंगारी से समूचे देश में आजादी की नई अलख जगाई। चौरी चौरा में राष्ट्र